नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला है झांसी। बात कुछ यूं कि 13 नवंबर 2025 यानी अभी बस 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है। झांसी की पंचवटी कॉलोनी से शाम को कोई 4 सवा 4 बजे के आसपास एक लड़की जिसने अपना नाम महक बताया, उसने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और ये कहा कि साहब जल्दी से पुलिस भेज दीजिए, अभी अभी मेरे पिता और भाई की हत्या हो गई है। मैं उनको अपने चचेरी बहन की एक लगन के फंक्शन में बुलाने के लिए आई थी। तभी मेरे रिश्तेदार जितेंद्र और उनके दो दोस्त बाहर निकल रहे थे। उनके हाथ में बैग था और मैंने जब ये पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, उनका मेरा काम हो गया, हम जा रहे हैं। खैर, जल्दी जल्दी में थी, उसने इतनी बात बताई। कंट्रोल रूम ने संबंधित थाने को फ़ोन किया, वो नंबर दिया जिससे ये कॉल आई थी और फिर उसी नंबर पर थाने से जो प्रभारी उस समय थे थाने के, उन्होंने फ़ोन किया और वो बुरी तरह रो रही थी, महक नाम की वो लड़की, और उसने कहा कि आप लोग फ़ौरन आ जाइए। और पुलिस समझ गई कि कोई इसमें सीरियस बात है और पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँच गई। सारे थाने के सभी लोग जो उस समय ड्यूटी पे थे वो सब पंचवटी कॉलोनी में पहुँच गए। खैर, पंचवटी कॉलोनी में पहुँचते ही पुलिस ने ये देखा कि वहाँ पर घर के नीचे के कमरे में प्रियांशु, वो जो लड़की जिसने कॉल किया था उसका भाई, जिसकी उम्र 17 साल थी, वो बेसुध था। प्राइमा फेसी देखने में ये लग रहा था कि इसमें कुछ बचा नहीं है। उसके गले में एक तार कसा हुआ था, चेहरे पे सूजन थी और ये भी लग रहा था उसे बुरी तरह पीटा गया है। बेडरूम में बेडरूम में घर के मालिक यानी लड़की के पिता रमेश प्रजापति की लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और गले में तार कसा हुआ था। पुलिस ने जैसे ही ये देखा और फिर ये देखा कि अलमारियों के लॉकर टूटे हुए हैं और उसका सामान गायब है। कुछ गहनों के जो बॉक्स होते हैं वो नीचे बिखरे हुए थे, लेकिन गहने उसके वहाँ पर नहीं थे। पुलिस की समझ में आया कि ये जरूर लूट के इरादे से की गई हत्या है। बहरहाल भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई। मोहल्ले की तमाम महिलाएं और पुरुष वहाँ पर मौजूद हो गए और जहाँ पर ये लोग गए थे, ये माँ बेटी गए हुए थे, मृतक के सगी भतीजी का लगन था। लगन का मतलब इंगेजमेंट जैसी कोई रस्म थी, उसी में ये लोग गए थे और उसी में रमेश को भी जाना था। रमेश को लेने के लिए रमेश का फ़ोन उठ नहीं रहा था, तो बगल से ही वो भाग के उसकी बेटी आई थी ये बताने के लिए कि फंक्शन शुरू होने वाला है, आप तुरंत चलिए। बीच में 2 बार फ़ोन भी किया था, तब उसने कहा था कि जो लोग रिश्तेदार जो हमारे जितेंद्र और उनके साथी आए हैं वो अपना खाना बना रहे हैं, खा लेंगे तो ये लोग इन लोगों को विदा करके मैं भी फंक्शन में शामिल शरीक हो जाऊंगा। तो वो उनको जब लेने के लिए आई और गेट उसका अपना खोला तो वो जितेंद्र और उसके दो साथी कमरे से बाहर निकल रहे थे। महक ने पूछा कि आप लोग क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। उनके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग थे जिसमें कुछ वजनी सामान सा था। बहरहाल जब वो भीतर गई तो भीतर के कमरे की कुंडी लगाई हुई थी। भीतर जाकर देखा, सबसे पहले उसे अपने भाई, उसे लगा कि ये इसकी लाश है, उसकी डेथ हो चुकी है। हल्का हल्का उसके शरीर में जो हलचल हुई तो उसने एक गिलास पानी उसके मुंह पर डाला तो वो थोड़ा सा होश में आया। तब उसे लगा, होश का मतलब हिला डुला, तो उसे लगा शायद इसमें जान बाकी है। वो अपने पिताजी को देखने के लिए जब बेडरूम में गई तो उनको जब ध्यान से देखा, उसने नाड़ी देखी और सांस चल रही है कि नहीं ये देखी, तो उसे पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। ये सारी बातें जो पुलिस वहाँ पर आई थी वहाँ पर पुलिस को महक ने ये बात बताई, जो लोग वहाँ थे उनको भी यही बात बताई।
परिवार के लोग यानी पत्नी रानी और बेटी महक ये जोगियाना मोहल्ले में अपनी भतीजी मुस्कान के इंगेजमेंट में गए हुए थे। शाम 4 बजे तक रमेश और प्रियांशु यानी मृतक रमेश और महक का भाई प्रियांशु जब ये फंक्शन में नहीं पहुंचे और उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था, तो महक दौड़ती हुई जोगियाना मोहल्ले से अपने घर आ गई। दरवाजे पर ही उसको अपना रिश्तेदार बुआ का बेटा जितेंद्र प्रजापति और उसके 2 दोस्त मिल गए। महक जब अंदर गई तो उसने देखा कमरे में सामान बिखरा हुआ है और हत्या उसके बाप और उसके पिता और उसके भाई की हो चुकी है। लॉकर सब टूटे हुए हैं, सामान सब निकाला गया है। बहरहाल महक चश्मदीद गवाह थी क्राइम सीन की, यानी फर्स्ट विजिटर ऑफ क्राइम सीन थी, जिसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों में बहुत महत्व होता है। तो महक फर्स्ट विजिटर और शी वाज फर्स्ट टू सी द क्राइम सीन। बेटी महक पर ही सारी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए केंद्रित की गई। उसने बताया कि जब आरोपी जितेंद्र ने कॉल बेल दबाई थी तो मैं, मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे पिता हम लोग सब घर पर थे। फंक्शन में हम लोग उसके बाद बिल्कुल हम लोग फंक्शन में जाने को तैयार थे और जैसे ही दरवाज़ा खोला पिताजी को आवाज़ लगाई कि अपने जो रिश्तेदार हैं जितेंद्र भैया आए हुए हैं। पिताजी आए और उन्होंने कहा तुम लोग फंक्शन में चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और ये तो उनके सामने कहना उचित नहीं था कि इनके जाने के बाद आऊँगा, लेकिन यही कहा कि तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं। फिर इन लोगों ने फिर जब बीच में फ़ोन किया तो पिता ने ये बताया कि ये लोग खाना बना रहे हैं, इनको खाना खिला के तब हम फंक्शन में आते हैं। लेकिन जितेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर रमेश को मार डाला और प्रियांशु को अधमरा कर दिया। घर के लॉकर में रखे करीब 2 लाख रुपए भी लेकर भाग गए। केस की गवाह महक ने पूरी कहानी जब समझाई तो पुलिस एक बार फिर से मौके का मुआयना करने आई। लोगों के बीच एक ही सवाल था कि अगर लूट ही करनी थी, यानी जो जो सामान वो बता रही थी या जो लोगों ने देखा या जो पुलिस ने देखा कि सारे अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे, उनका हत्था और हैंडल टूटा हुआ था, तो लोगों के दिमाग में यही आया कि लूट के लिए ये लोग आए थे। तो फिर अगर लूटने के लिए आए तो ये हत्या इन्होंने क्यों की? ऐसा जो वहाँ महिलाएं इकट्ठा हुई थी, पुरुष इकट्ठा हुए थे, मोहल्ले वाले, वो एक ही सवाल कर रहे थे। महिलाएं प्रलाप कर रही थीं, विलाप कर रही थीं। सारे रिश्तेदार और परिचित मौजूद थे और लोग उनको दिलासा दे रहे थे जब पुलिस दोबारा मौके की जांच करने के लिए पहुंची थी। लोग बात कर रहे थे कि रमेश प्रजापति उर्फ कल्लू माते, उसका बुलाने का नाम कल्लू माते था, उम्र थी करीब 45 साल। वो जोगियाना मोहल्ले का रहने वाला था। करीब 1 साल पहले वो पंचवटी कॉलोनी में अंजनी माता मंदिर के पास उसने अपना नया घर बनवाया था। वो अपनी पत्नी रानी, बेटी महक जिसकी उम्र 19 साल थी और बेटे प्रियांशु जिसकी उम्र 17 साल थी, नए घर में शिफ्ट हो गए थे, यानी साल भर से पंचवटी कॉलोनी के उस मकान में रह रहे थे। और फिर वही चर्चा हो रही थी कि अगर लूटपाट करनी थी तो मारा क्यों, हत्या क्यों की। खैर जब पुलिस ने भी सामान्य रूप से जो आसपास चर्चा होती है, पुलिस उसका संज्ञान लेती है ताकि उसको इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करने में मदद मिले। तो पुलिस ने 2 दिशाओं में, 2 रास्तों पर या 2 बिंदुओं पर अपनी जांच, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहली कि जितेंद्र रंजिश मानता रहा होगा रमेश से, इसलिए उसने मारने के पहले रमेश को और उनके बेटे प्रियांशु को बहुत प्रताड़ित किया, क्योंकि कपड़े फटे हुए थे, पूरे शरीर पर मारपीट के निशान थे। तो एक तो ये कि हो सकता है जितेंद्र की कोई पुरानी रंजिश हो जिसकी वजह से उसने मारने से पहले उनको बहुत प्रताड़ित किया और हत्या करने के बाद वो घर में रखे हुए रुपए लूट कर चले गए। दूसरी थी कि जितेंद्र को लूट ही करनी थी। वो आया पैसे के चक्कर में था, वो लूट करने के लिए आया था। नगद और गहनों के बारे में उसे जानकारी थी, लेकिन रमेश और उनका लड़का प्रियांशु या तो उन्होंने देख लिया
या उनके लूट के रास्ते में उसने बाधा पहुंचाई और इसीलिए उन दोनों को मार दिया गया। फिर महज से फिर से एक बार मौके पर ही पुलिस ने बातचीत करके जानने का प्रयास किया, जैसे रिक्रिएशन ऑफ सीन। चूंकि वो सबसे पहले घुसी थी कि आप किधर से आई, वो लोग कितनी देर में निकले, दरवाजे के पास आप कब पहुंची, वो दरवाजे आपके पहुंचने से पहले बाहर निकल आए या आपके पहुंचने के बाद बाहर निकले, इस तरह की सवाल उसने किए। उसने कहा कि जब वो लोग आए थे तो सबसे पहले महक ही उसके पास उसने ही दरवाज़ा खोला था। वो लोग भीतर गए और 5 मिनट में ही महक और उसकी माँ, चूँकि एकदम तैयार थीं अपनी सगी भतीजी के इंगेजमेंट के फंक्शन में जाने के लिए, इसलिए वो लोग चली गई थी। और जब वो वापस लौट के आई अपने पिता को बुलाने के लिए कि फंक्शन शुरू हो गया है, आप फ़ौरन पहुँचिए, तब भी ये लोग वहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़े और पूछा भी उसने उनसे। ये बात पूरी उसने मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों को, जो दोबारा सीन ऑफ क्राइम को विजिट कर रहे थे, उनको बताया। 3 बिंदुओं पर पुलिस ने फिर उनसे गहराई से पूछताछ क्या, वो वेरीफाई करना चाहते थे कि एक्चुअली ये घटना कैसे हुई। पहले बिंदु कि मर्डर से पहले क्या हुआ होगा, क्योंकि सबसे पहले भीतर घुसते हुए भी महक और उसकी माँ ने देखा था और वारदात करने के बाद बाहर निकलते हुए भी सबसे पहले महक ने ही देखा था। मर्डर के दरमियान क्राइम सीन क्या रहा होगा। दोनों की लाश यानी बेटे की, मृतक के बेटे की बुरी तरह से घायल अवस्था में वो नीचे के पोर्शन में अलग कमरे में, और रमेश की लाश उसके बेडरूम में मिली थी। 3 लोग थे कुल, एक तो जितेंद्र उनका जो रिश्तेदार था, बाकी उसके 2 दोस्त थे। तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ उन्होंने क्या किया होगा, पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने के लिए जोड़ने की कोशिश महक के बयानों की मदद से कर रही थी। तीसरा कि मर्डर के बाद हत्यारे ने क्या किया होगा, या तो पहले लूट की और तब मर्डर किया, या फिर पहले मर्डर किया तब लूट किया। इन दोनों की कड़ियों को जोड़ने की पुलिस कोशिश कर रही थी। महक कहती है कि पापा यानी रमेश के बड़े भाई की बेटी मुस्कान की 22 नवंबर को शादी है। गुरुवार को यानी 13 नवंबर को मुस्कान की शादी की लगन थी, इसलिए पूरा परिवार जगियाना मोहल्ले में जाना था। दोपहर में करीब 1 बजे माँ को बुआ का बेटा जितेंद्र प्रजापति अपने दोस्तों को लेकर आया। उस समय वो घर ही में थी। वो आगे बताती है कि तीनों ने गेट से डोर बेल बजाई तो मैं बाहर आई और उसने पापा का नाम लिया, लेकिन मैं पहचान गई और वो बोले कि मेरी मम्मी से बात हो गई है। तब मैंने उसको घर के अंदर बुला लिया और मम्मी की फ़ोन से उनकी जितेंद्र की बात कराई, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये जेन्युइन काम से या जेन्युइन लोग ही आए हैं। इसके बाद पापा और भाई भी घर आ गए। चाय और पोहा खिलाकर उसने महक ने बताया कि मैं मम्मी के साथ फंक्शन में चली गई। मम्मी और पापा फिर वहाँ से लौट के आए होंगे तैयार होकर फिर फंक्शन में जाने के लिए। तो उस समय तक वो अकेली थी और उसने चाय और पोहा बना के उनको खिला दिया। वो मम्मी से ये भी कहने लगे जो लोग आए थे कि खाना बना दीजिए। तो मम्मी ने कहा कि खाना नहीं बना सकती क्योंकि हमें भतीजी की लगन में पहुंचना है। तब महक और उसकी माँ घर से चले गए थे। पापा ने कहा कि हम लोग नहा कर आ रहे हैं। इसी बीच जितेंद्र और उसके दोस्त हमारे घर पर बैठे रहे। यानी बीच में क्या हुआ इसको एक्सप्लेन करने के लिए महक ने ये बातें पुलिस को बताई। महक ने आगे बताया कि मम्मी का फ़ोन प्रियांशु के पास था, यानी उसके भाई के पास। हमने कॉल लगाया तो बार बार फ़ोन काटा जा रहा था। तब पड़ोस वाली आंटी को फ़ोन किया, उन्होंने भाई से बात कराई। प्रियांशु ने कहा कि इन लोगों को यानी जितेंद्र और उनके साथ के दोस्तों को इन्होंने ऊपर खाना बनाया है और अब वो लोग खाना खा रहे हैं। मम्मी की पापा से बात कराई तो वो बोले कि अभी ये लोग निकल जाते हैं, तब मैं तुरंत आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब उसके रमेश यानी महक के पिताजी नहीं आए तो दोबारा फ़ोन लगाया गया, मगर फिर किसी ने कॉल नहीं उठाई। थोड़ी देर में फ़ोन उठा तो हम हूँ जैसे कराहने की आवाज़ आई, लेकिन तब तक फिर किसी ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। तब
महक दौड़ते दौड़ते घर पर आई। ये बात कोई 4:30 बजे की है और लगभग इसी समय में महक ने कंट्रोल रूम को और थाने को फ़ोन भी किया था। वो बताती है कि गेट से बाहर जाते हुए जितेंद्र ने कहा, काम हो गया, हम लोग जा रहे हैं। दरवाजे पर जितेंद्र और उसके दोस्त मिल गए थे। महक के बयान के अनुसार उसके भीतर घुसते ही ये गेट पर ही मिल गए। वो बाहर निकल रहे थे, उनके हाथ में एक बैग था जो कि वजन से थोड़ा भारी महसूस हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या जा रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ मेरा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। फिर महक ने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया पुलिस को, ताकि पुलिस उन कड़ियों को जोड़ सके कि जब मैं घर के अंदर आई तो गेट खुले हुए थे। अंदर के रूम की बाहर से कुंडी लगी हुई थी। कुंडी खोली तो सामने बेड पर मेरा भाई प्रियांशु बेहोश सा पड़ा हुआ था और प्राइमा फेसी मुझे देखने में लगा कि इसकी मृत्यु हो गई है। मैंने तुरंत उसके चेहरे पर पानी जब डाला तो वो थोड़ा सा उसमें हरकत हुई तो मुझे लगा कि अब ये अभी भी इसमें जान है। मेरी नज़र अलमारियों के लॉकर पर पड़ी तो सारे अलमारियों के दरवाजे खुले हुए थे, लॉकर टूटे हुए थे और सारा सामान गायब था। ज़्यादा पानी की छींटें मारकर मैं बाहर निकली क्योंकि वो चिल्ला रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही हल्का सा होश आया तो भाई यही कह रहा था और फिर वो बेहोश हो गया। फिर दौड़ के जब मैं ऊपर वाले कमरे में गई तो पापा बेड पर पड़े हुए थे। उनके हाथ पीछे रस्सी से बंधे थे, पैर भी बंधे थे, मुंह पर कपड़ा ठूंसा हुआ था और बिजली के तार से उनका गला कसा हुआ था। सांस और हार्ट बीट देखी तो कोई हरकत नहीं थी। मैं जान गई कि पापा की मौत हो चुकी है। मैंने बड़े पापा के बेटे को कॉल लगाई, पुलिस को कॉल लगाई। थोड़ी देर में परिवार के सारे लोग टूट पड़े। हम लोग भाई को हॉस्पिटल ले गए और इसी बीच में पुलिस भी घर पर आ गई। भाई के कपड़े फटे हुए थे, मुंह आंखों में सूजन थी और उसने बताया कि वो बेड पर पड़ा हुआ था, उसके पैर नीचे लटक रहे थे, गले में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के चार्जर की केबल कसी हुई थी, मुंह और आंखों में सूजन थी, टी शर्ट बुरी तरह से फटी थी, उसे बहुत पीटा गया था ऐसा देखने में लग रहा था। मुझे लगता है वो पापा को मार रहे होंगे, तभी भाई ने सीढ़ियों से नीचे देख लिया होगा, उनको बचाने की कोशिश की गई होगी, उनको बचाने की कोशिश की होगी तो बदमाशों ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के चार्जर से उसका गला कस दिया और उसका सिर दीवार पर दे मारा क्योंकि सिर पर गहरी चोटें भी थीं और मरा हुआ समझकर वो कमरे को बाहर से बंद करके बदमाश भाग गए। ये जिस जिस जगह पे वो गई, घुसी, पहले चीज़ देखी, दूसरी देखी, ऊपर गई, सीढ़ियों से नीचे आई, कब उसने बाहर जाकर चिल्लाना शुरू किया, कब लोग आए, ये समय के हिसाब से पुलिस ने एक एक चीज़ नोट कर ली। उसके भाई की हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत डरा हुआ है। जैसे ही होश आता है वो कहता है, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, प्लीज़ छोड़ दो, और फिर बेहोश हो जाता है। ऐसा 2 दिनों से उसके साथ हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। पत्नी भी जब वो आई और अपने पति की लाश देखी वो भी बेहोश हो गई और वो बार बार यही पूछती रही कि क्या वो लोग आ गए, क्या वो लोग आ गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों ने मेरे पति की हत्या की है और बेटे को इस बुरी तरह से पीटा है वो कहीं गए हुए हैं, वो फिर आ जाएंगे। बहरहाल वो बार बार यही कहती रही कि बुलाओ मेरे पति को और मेरे बेटे को, क्योंकि वो उनकी लाश देखने के बाद बेहोश हो गई थी और फिर पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी और बच्चा उसका ऑलरेडी हॉस्पिटल में भर्ती था। इतना होने पर इधर चाचा रमेश की हत्या हुई, भतीजी मुस्कान की लगन की रस्म भी नहीं हो पाई। रमेश के भाई निहाल प्रजापति बताते हैं कि गुरुवार दोपहर यानी 13 नवंबर की दोपहर में लगन होनी थी। पंडित जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। दूसरे पंडित जी को बुलाने गए तो उन्होंने शाम का समय दिया। उससे पहले ही परिवार में ये घटना हो गई। इसके बाद लगन की रस्म को टाल दिया गया। अब परिवार के बड़े बूढ़े तय करेंगे ये शादी उसी तिथि पर होगी या फिर आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन सभी लोग ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद शादी
शायद ही नियत तिथि पर हो। बहरहाल चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसका हल्ला गुल्ला बहुत हुआ, तो पुलिस ने जब पंचनामा भर के रमेश का शव भेजा तो ये अनुरोध किया कि 2 डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। रमेश की गला घोंटकर हत्या की गई थी। वहीं प्रियांशु अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, वहाँ पुलिस का पहरा है। प्रियांशु डरा हुआ है, इसलिए घर वालों को भी उसके पास नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी वो किसी भी तरह से बोलने की स्थिति में नहीं है। सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम बताते हैं कि जितेंद्र और उसके 2 साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वो लोग भागे हुए हैं, लेकिन हम जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती है, ये साफ नहीं हो पाएगा कि इन लोगों ने रमेश को क्यों मारा। बेटे की स्थिति स्टेबल होने के बाद ही उसके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। आज की घटना देखिए, मृतक की बहन का बेटा जब वारदात करके घटनास्थल से निकल रहा था, तभी मृतक की 19 साल की लड़की महक अपने पापा को फंक्शन में ले जाने के लिए आई, तो उसने तीनों को बाहर निकलते हुए देखा। उसने पूछा कि क्या अब आप लोग जा रहे हैं, मतलब फाइनली जा रहे हैं? तो जवाब आया कि हाँ, हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। तभी उसने भीतर अपने पिता की लाश और भाई को बेहोश पाया। ये तो तय हो गया कि हत्या हुई है, अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई। और इन्हीं लोगों ने की है, क्योंकि घटना स्थल से 1-2 मिनट बाद ही यही लोग निकल रहे थे और घटनास्थल की चश्मदीद गवाह महक के बयान के हिसाब से सबसे पहले वो घटनास्थल में को उसी ने देखा था। लेकिन कारण का पता तभी लगेगा जब ये हत्यारों में से कोई भी गिरफ्तार किया जाएगा, और अभी भी कारण इसका स्पष्ट नहीं है। बिना कारण के मर्डर के ट्रायल में बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए अपराध में शामिल लोगों की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे, कारण नहीं समझ में आएगा कि किन कारण से हुआ है, तब तक इन्वेस्टिगेशन इसकी कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, अब आप सोचिए कि रिश्तेदार, वो भी नज़दीकी रिश्तेदार, घर में आए, सबके सामने आए, फिर उन लोगों को फंक्शन में जाना था, माँ बेटी फंक्शन में चली गई। उन्होंने कहा कि खाना बनाओ, उन्होंने कहा साहब हमको फंक्शन में जाना है। उन्होंने कहा सामान ले आओ, हम खुद खाना बनाएंगे। और पूरा समय लगभग 1 घंटे उन्होंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद खाना खाया और फिर उसके बाद ये मर्डर किया। पिता पुत्र को मरा समझ कर छोड़ा। बेटा पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा, तब भी शायद कुछ बात पता लगेगी कि क्या कह के मारा था और उस समय तत्कालिक कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, मैं बराबर कहता हूँ कि किसी का मतलब किसी का भी, चाहे वो रिश्तेदार हों, बहुत नज़दीकी दोस्त हों या कोई भी हों, उनकी फ्री एक्सेस घर में नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर ऐसे घर में जहाँ पर जवान बेटी या पत्नी हो। उनकी पत्नी की भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी और बेटी भी 19 साल की थी। तो मैं ये बराबर कहता हूँ, लेकिन वो लोग घर पर आए, उन्हें घर में बिठाया गया। ये भी कहा जा सकता था कि भाई देखिए, आज हम लोग सब जा रहे हैं एक फंक्शन में, आप आज के लिए माफ़ कर दीजिए और आप किसी दिन आइएगा तो आपका हम आतिथ्य सत्कार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो लोकलाज की वजह से या समाज के इस डर की वजह से कि अपने रिश्तेदारों को भी इंटरटेन नहीं कर पाते हैं। उनको मतलब माँ बेटी तो चली गई, लेकिन ये लोग घर में रुक कर उनको उन्होंने अलाउ किया कि आप खाना बनाइए, खाना बना के खाइए और तब फिर जाइए। और वो लोग, उन्होंने खाना वाना खाने के बाद जब माँ बेटी निकल गई, फिर रमेश को और उनके बेटे को पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश की। रमेश की मृत्यु हो गई, लेकिन बेटा मुश्किल से बच पाया है, अभी भी वो होश में नहीं आ पाया है। और जब गिरफ्तारी हो जाएगी, कारण पता चल जाएगा, तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मेरे विचार से जो मुझे समझ में आ रहा है, हत्या में जो 3 कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन, उसमें से ये कारण जोरू का ही निकलेगा। चाहे वो बेटी से संबंधित हो, चाहे मृतक की पत्नी से संबंधित हो।
मैं इंतज़ार करूँगा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में जैसे ही घटना का अनावरण होगा, मैं आपको ज़रूर उस समय की किस्सा गोई के साथ इसका अपडेट दूँगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद ये मानना है कि बात यही आएगी, बात यही समझ में आ रही है। इसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि ज़मीन के ऐसे झगड़े में जब सब लोग देख रहे हों, सारे लोग मौजूद हों, तब ये लोग हत्या करके वहाँ से भाग जाएं, या पैसे के बंटवारे की वजह से या पैसे के लेन देन की वजह से इस तरह की हत्या हो। और अगर पैसे के लेन देन की कोई बात होती तो पत्नी और बेटी को ज़रूर पता होती, लेकिन उन्हें किसी तरह की रंजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बहरहाल ये मामला आशनाई का ही निकलना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।